भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जो देश की सरकारों के लिए एक बहुत ही सटीक दिशा सूचक यंत्र का काम करता है। बिल्कुल एक कंपास की तरह जो उन्हें सही रास्ता दिखाता है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, जिन्हें अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसबी भी कहा जाता है। और बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हम सीधा इस गहरे अध्ययन में उतरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज का हमारा मिशन सिर्फ इन जटिल अनुच्छेदों को सतही तौर पर जानना नहीं है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसकी मदद से हम इन्हें बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम कुछ बेहद मजेदार निमोनिक्स यानी स्मरण तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे ताकि अनुच्छेद 36 से 49 तक के ये सिद्धांत हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएं। एकदम सही। कोई भी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। हमारे स्रोत संविधान विशेषज्ञों की शानदार टिप्पणियों और इन ट्रिक्स से पूरी तरह भरे हुए हैं। तो सीधा डीपीएसपी के मूल विचार पर आते हैं। अगर इसकी मूल अवधारणा पर विचार किया जाए तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत असल में सरकारों के लिए नीतियां बनाने के दिशा निर्देश हैं। एक तरह का ब्लूप्रिंट। बिल्कुल। अगर इसे ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर देखा जाए तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत मुख्य रूप से एक पुलिस राज्य था। मतलब उस समय राज्य का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना और लगान वसूलना हुआ करता था। सही कहा। लेकिन संविधान निर्माताओं का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने इन सिद्धांतों के माध्यम से उस पुलिस राज्य की अवधारणा को खत्म करके एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाने का खाका तैयार किया। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि राज्य का पहला उद्देश्य अब अपनी जनता की भलाई और विकास सुनिश्चित करना है। जी, और ये कल्याणकारी राज्य का विचार ही अपने आप में इतना व्यापक है कि ये स्पष्ट कर देता है कि संविधान केवल नियमों की कोई किताब नहीं है, बल्कि ये समाज के उत्थान का एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन अब देखिए, स्रोत सामग्री में जो सबसे जटिल और दिलचस्प बिंदु सामने आता है वो है इन सिद्धांतों का गैर न्याय संगत होना। नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकार इन कल्याणकारी दिशा निर्देशों को लागू नहीं करती है तो कोई भी सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। कानूनी रूप से इन्हें अदालतों द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। और यही वो पहलू है जो इस पूरे विषय को इतना पेचीदा बना देता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि सरकारें इन्हें मानेंगी क्यों? इसका जवाब भी संविधान निर्माताओं ने बहुत ही चतुराई से दिया है। कानूनी रूप से भले ही ये बाध्यकारी ना हो, लेकिन उन्होंने इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति छोड़ दी है, और वो शक्ति है नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध की। मतलब लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो जनमत के पास होती है। एकदम सही। अगर कोई भी सरकार सत्ता में रहते हुए इन नीति निदेशक सिद्धांतों की अनदेखी करती है तो उसे इसका परिणाम अगले आम चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि इन्हें लागू करवाने के पीछे न्यायालय के आदेश की नहीं, बल्कि आम जनता के वोट और राजनीतिक जवाबदेही की ताकत काम करती है। बिल्कुल। ये जनमत का डर ही सरकारों को असल में जवाबदेह बनाता है। स्रोत सामग्री में इस विषय से जुड़े कुछ और भी गहरे तथ्य हैं, जैसे कि ये पूरा विचार मूल रूप से आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड से लिया गया है, और एक बहुत ही सटीक तुलना यहाँ देखने को मिलती है। वो राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र वाली बात। जी, जहां संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं ये नीति निदेशक सिद्धांत समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने का काम करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। केवल वोट देने का अधिकार मिल जाना ही काफी नहीं है। समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, और यही इनका असली लक्ष्य है। और अदालतों की भूमिका पर भी एक मजेदार तथ्य है। अदालतें इन्हें सीधे लागू नहीं करा सकती, लेकिन जब भी किसी नए कानून की संवैधानिक वैधता की जांच होती है तो न्यायालय इन सिद्धांतों को एक मापदंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई कानून इन सिद्धांतों के पक्ष में है तो उसे वैध ठहराने में अदालतों को मदद मिलती है। बिल्कुल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इनके महत्व को समझाते हुए कहा था कि ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल को दिए गए निर्देशों के साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ही समान है। बस फर्क इतना है कि अब ये निर्देश किसी बाहरी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की अपनी चुनी हुई सरकारों के लिए है। सही बात है। और इतने महत्वपूर्ण विषय पर उस दौर के बड़े विद्वानों की टिप्पणियां भी स्रोत सामग्री का अहम हिस्सा हैं। हाँ, उन टिप्पणियों से पता चलता है कि उस समय इन सिद्धांतों को किस नजरिए से देखा जा रहा था। बी.एन. राव का तो ये मानना था कि ये राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश हैं, एक प्रकार की मॉरल गाइडलाइन जो उन्हें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। वही ग्रेनवेल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों के साथ साथ
इन निदेशक सिद्धांतों को भी संविधान की अंतरात्मा कहा था। अंतरात्मा, ये शब्द दर्शाता है कि यह संविधान का वो हिस्सा है जहां उसकी असली भावना बसती है। लेकिन इन सभी टिप्पणियों में सबसे यथार्थवादी विश्लेषण केटी शाह का लगता है। मैं पढ़ रही थी, उन्होंने इसे बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार भुगतान योग्य चेक की संज्ञा दी थी। ये बहुत ही व्यावहारिक बात है। अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये नए स्वतंत्र हुए भारत की आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करता है। उस समय देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर कल्याणकारी योजना को तुरंत लागू किया जा सके। तो ये एक ऐसा चेक बन गया जिसे सरकार तभी भुना पाएगी जब खजाने में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। एकदम सटीक। और इसके अतिरिक्त केसीवीआर ने इन्हें उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बताया था, जो भविष्य के एक आदर्श भारत की तस्वीर पेश करता है। इन ऐतिहासिक और दार्शनिक पहलुओं को समझने के बाद अब इस चर्चा के दूसरे सबसे दिलचस्प चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए विस्तृत चर्चा खासतौर पर डिजाइन की गई है। बिल्कुल, अनुच्छेद 36 से 39 तक का विस्तृत विश्लेषण और उन्हें याद रखने की वो खास स्मरण तकनीकें यानी ट्रिक्स जो इस कानूनी शब्दावली को दिमाग में स्थायी रूप से अंकित कर देंगी। तो शुरुआत अनुच्छेद 36 से होती है, जो इस भाग के लिए राज्य की परिभाषा तय करता है। तो इसमें क्या खास है? अनुच्छेद 36 ये स्पष्ट करता है कि नीति निदेशक सिद्धांतों वाले इस भाग में राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। मतलब इसमें केवल केंद्र और राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि पंचायतें, नगरपालिकाएं और अन्य स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं। जी, इन सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करें। अब इस अनुच्छेद 36 को याद रखने की तकनीक बहुत ही रचनात्मक है। 36 को हिंदी में हम कहते हैं 36। और अगर उच्चारण पर ध्यान दें तो इसमें से छत की ध्वनि निकलती है। बिल्कुल। छत क्या करती है? वो हमें आश्रय और सुरक्षा देती है। राज्य का भी यही मूल काम है कि वो नागरिकों को एक सुरक्षित छत या व्यवस्था दे। तो जब भी 36 का विचार आए तो छत को याद कर लेना है। छत से राज्य की परिभाषा तुरंत स्पष्ट हो जाएगी। ये ध्वनियों पर आधारित बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 37, जो इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन की बात करता है। और ये वो अनुच्छेद है जो औपचारिक रूप से ये घोषणा करता है कि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। लेकिन इसके बावजूद ये देश के शासन में पूरी तरह से मौलिक हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का परम कर्तव्य है। अब इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? पर आधारित है। अंक 3 और 7 को मिलाकर इसे तीनों लोक और सातों दिन से जोड़ा जा सकता है। अरे वाह, तीनों लोक और सातों दिन। हाँ, सरकार का ये निरंतर कर्तव्य है कि वो तीनों लोक और सातों दिन इन सिद्धांतों को अपनी नीतियों में लागू करें। लेकिन चूंकि ये गैर न्याय संगत है, इसलिए अदालत का साथ नहीं मिलेगा। एकदम सही पकड़ा। 37 को हिंदी में 37 कहते हैं, जो सुनने में 7 जैसा लगता है। तो कर्तव्य है तीनों लोक और सातों दिन, लेकिन अदालत का नहीं मिलेगा साथ, यानी 37। ये तो कभी नहीं भूलने वाला। इसके बाद समाज के मूल ढांचे की बात करें तो अनुच्छेद 38 सबसे महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक व्यवस्था और कल्याण पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य क्या है? मुख्य रूप से इसका प्राथमिक लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो और आय या सुविधाओं की असमानता कम से कम हो। यह अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य की धड़कन है। आदि से दिमाग में बैठाने के लिए 38 को हिंदी में 38 पढ़ें। इसमें से अड़ शब्द को अलग किया जा सकता है। अड़ जाना मतलब एक आदर्श सरकार को जनता के कल्याण के लिए और असमानता को खत्म करने के लिए हर मुश्किल के सामने अड़ जाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही अगर अंक 8 की बनावट को देखा जाए तो ये 2 बराबर गोलों के रूप में दिखाई देता है, जो समानता का एक बेहतरीन दृश्य प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि अनुच्छेद 38 असमानता को मिटाने के लिए अड़ जाने की बात करता है। इसके आगे अनुच्छेद 39 है, जो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ विशेष सिद्धांतों की सूची देता है। इसमें ए से लेकर एफ तक 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जैसे कि सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधन, समुदाय के भौतिक संसाधनों का सही बंटवारा जिससे सबका हित हो, आर्थिक व्यवस्था में धन के संकेंद्रण को रोकना और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। साथ ही श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग रोकना भी इसमें शामिल है। ये संसाधनों के न्याय संगत वितरण का बहुत बड़ा ढांचा है। अब इतनी सारी जानकारियों को एक साथ याद रखने के लिए अनुच्छेद 39 की कौन सी ट्रिक काम आती है? 39 को हम 39 कहते हैं, जिसे उन्नति शब्द से बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। उन्नति
मतलब किसी भी राष्ट्र की सच्ची उन्नति तभी संभव है जब ये 6 बुनियादी लक्ष्य पूरे हों। हाँ, सबको रोजगार मिले, धन कुछ ही हाथों में न सिमटे और संसाधनों का सही बंटवारा हो। और इसमें एक विशिष्ट प्रावधान 39D है जो समान वेतन से जुड़ा है। इसे याद रखने के लिए अंग्रेजी अक्षर डी का उपयोग दोनों के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल, डी से दोनों, पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, तभी देश की असली उन्नति यानी 39 होगी। ये कड़ियां बहुत अच्छे से जुड़ रही हैं। और अगर हम देखें तो संविधान निर्माताओं ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेदों की एक पूरी श्रृंखला तैयार की है। अगर हम अनुच्छेद 39A से लेकर 43B तक की यात्रा को देखें तो ये स्पष्ट रूप से न्याय प्रणाली, ग्राम पंचायतों और कामगारों के अधिकारों के बीच एक मजबूत कड़ी का निर्माण करती है। और इन कड़ियों को याद रखने की तकनीकें भी उतनी ही दिलचस्प हैं। शुरुआत अनुच्छेद 39A से होती है जो गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। इसे याद रखने के लिए 39A के ए को एडवोकेट यानी वकील से जोड़ा जा सकता है। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि पैसे की कमी के कारण कोई न्याय से वंचित न रहे, इसलिए मुफ्त एडवोकेट यानी ए की व्यवस्था की गई है। न्याय के बाद प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बारी आती है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। भारत की जो संरचना है उसे देखते हुए गांवों को स्वशासन की इकाइयां बनाना बहुत ही दूरदर्शी कदम था, ताकि सत्ता केवल राजधानियों तक सीमित न रहे। अनुच्छेद 40 के लिए एक बहुत ही मजेदार दृश्य की कल्पना की जा सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि गांव के 40 लोग मिलकर पंचायत कर रहे हैं। और अगर अंकों की बनावट पर गौर करें तो अंक 4 एक कुर्सी की तरह दिखाई देता है जिस पर पंचायत का मुखिया बैठता है। और अंक 0 गांव के कुएं का आकार दर्शाता है। कुर्सी और कुआं मिलकर गांव की पंचायत का पूरा चित्र बना देते हैं, जो अनुच्छेद 40 को हमेशा के लिए याद रखने में मदद करता है। स्वशासन के बाद व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दिया गया है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ विशेष मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार की बात करता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर लोगों को काम और शिक्षा दे और बुढ़ापे या बीमारी में सरकारी सहायता भी दे। इसे इंसान के जीवन चक्र से जोड़कर बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति 41 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके जीवन में 3 प्रमुख चिंताएं हावी होने लगती हैं। पहला, एक स्थिर काम। दूसरा, अपने बच्चों की शिक्षा। और तीसरा, भविष्य में आने वाले बुढ़ापे के लिए एक सुरक्षित सार्वजनिक सहायता या पेंशन। बिल्कुल। अब पेंशन। बिल्कुल। 41 वर्ष की आयु और ये 3 बुनियादी जरूरतें, ये सीधा सा समीकरण अनुच्छेद 41 को याद रखने के लिए काफी है। लेकिन केवल काम मिलना ही तो पर्याप्त नहीं है ना? काम करने की परिस्थितियां भी मानवीय होनी चाहिए। यही कारण है कि अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ के लिए प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल का माहौल स्वास्थ्य और गरिमा के अनुकूल हो, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए। अनुच्छेद 42 की स्मरण तकनीक अंकों के अंग्रेजी उच्चारण पर आधारित है। 42 को 422 पढ़ा जा सकता है। हाँ, जब कोई गर्भवती महिला काम पर जाती है तो वो अकेले नहीं होती, बल्कि वो 2 लोगों के लिए, अपने लिए और अपने अजन्मे बच्चे के लिए संघर्ष कर रही होती है। इसलिए उसे एक सुरक्षित माहौल और मातृत्व राहत की सख्त जरूरत होती है। 4 से 2 लोगों तक का ये सफर अनुच्छेद 42 को स्पष्ट कर देता है। काम और माहौल मिलने के बाद अब जीवन स्तर को सुधारने की बात आती है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी यानी लिविंग वेज सुनिश्चित करने पर जोर देता है। ये न्यूनतम मजदूरी से एक कदम आगे है। इसका अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि इतना कमाना है कि एक सम्मानजनक जीवन जिया जा सके। इसे एक तार्किक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। 41 की उम्र में काम मिला, 42 में काम करने का माहौल अच्छा हुआ, और अब जब काम और माहौल दोनों हैं तो 43 में एक अच्छी जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। काम, माहौल और मजदूरी, ये 41, 42 और 43 का एक सीधा क्रम है। इसी श्रृंखला में मजदूरों के सशक्तिकरण के लिए बाद में 2 महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ताकि मजदूर केवल आदेश का पालन न करें बल्कि फैसले लेने की प्रक्रिया का भी हिस्सा बने। 39A की तरह ही इसकी तकनीक भी अंग्रेजी के अक्षर ए पर टिकी है। 43A में
ए का अर्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन माना जा सकता है। कारखानों के एडमिनिस्ट्रेशन में मजदूरों को जगह मिलनी चाहिए, यही इसका मूल संदेश है। और अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसे 43 बी के अक्षर बी से याद किया जा सकता है। बी का अर्थ बिजनेस या ब्रदरहुड लिया जा सकता है। जब कई लोग भाईचारे के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो एक सहकारी समिति का रूप ले लेता है। बिल्कुल सही। अब इस अध्ययन के अंतिम खंड पर विचार करते हैं जो समाज की एकरूपता, स्वास्थ्य, पर्यावरण और राष्ट्र पहचान से जुड़ा है। अनुच्छेद 44 से 49 तक के ये सिद्धांत एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत की रूपरेखा पेश करते हैं। शुरुआत होती है अनुच्छेद 44 से, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। इस अनुच्छेद की ट्रिक तो सबसे सरल और सटीक है। अनुच्छेद 44 के दोनों अंक 4 और 4 एक दूसरे के बिल्कुल समान है। मतलब अब यूनिफॉर्म है। हाँ, जहाँ अंक समान है वही समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद है। अंकों की एकरूपता ही कानून की एकरूपता को दर्शाती है। इसके तुरंत बाद शिक्षा की नींव की बात आती है। अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वो 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। इसे याद रखने के लिए बस ये इतना ध्यान रखना है कि 45 का संबंध 4 से 5 साल की आयु से है। 4 से 5 वर्ष के छोटे बच्चों की देखभाल, उनकी आंगनबाड़ी की व्यवस्था इस अनुच्छेद का मुख्य हिस्सा है। अंक 45 और उम्र 4-5 साल, ये एक बहुत ही सीधा संबंध है। और एक बार जब बच्चों की शुरुआती देखभाल हो जाती है तो राज्य का ध्यान कमजोर वर्गों पर जाता है। तो अनुच्छेद 46 विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। इसे एक अनुक्रम में याद रखा जा सकता है। 45 में समाज के सबसे छोटे बच्चों की देखभाल की गई और उसके तुरंत बाद वाले कदम पर यानी 46 में कमजोर वर्गों को उठाया गया। पहले बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया गया, फिर कमजोर वर्गों का विकास। राष्ट्र के विकास में सार्वजनिक स्वास्थ्य की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसीलिए अनुच्छेद 47 राज्य का ये कर्तव्य निर्धारित करता है कि वो लोगों के पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाए और साथ ही हानिकारक नशीले पदार्थों और शराब पर रोक लगाए। इस अनुच्छेद को बहुत ही प्रभावशाली छवि से याद किया जा सकता है। 47 सुनते ही AK-47 का विचार आता है। हाँ, और जिस प्रकार AK-47 जानलेवा होती है, उसी प्रकार शराब और नशीले पदार्थ भी मानव शरीर के लिए जानलेवा होते हैं। इसलिए अनुच्छेद 47 इन जानलेवा पदार्थों पर रोक लगाने की वकालत करता है। स्वास्थ्य के बाद हम देश की अर्थव्यवस्था के पारंपरिक आधार की ओर लौटते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने की बात करता है। ये विशेष रूप से गायों और दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारने और उनके वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। इसके लिए 2 शाब्दिक तकनीकें उपयोग में लाई जा सकती हैं। पहला, किसी भी पशु के 4 पैर होते हैं और अंक 8 किसी गाय के गले में बंधी घंटी के आकार जैसा दिखता है। 4 पैर और 8 जैसी घंटी। ये बहुत ही बढ़िया विजुअल है। और दूसरा तरीका क्या है? 48 को हिंदी में 48 कहा जाता है। कृषि और उपयोगी पशुओं की रक्षा के लिए अपनी नीतियों पर दृढ़ता से अड़ जाना चाहिए। 48 से अड़ जाना, बहुत खूब। और कृषि के साथ साथ प्राकृतिक आवास का संरक्षण भी अनिवार्य है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है। पर्यावरण तकनीक अंग्रेजी वर्णमाला पर है। 48A में ए का अर्थ एयर, एटमॉस्फेयर और एनिमल्स यानी वाइल्ड एनिमल्स माना जा सकता है। हवा, वातावरण और जानवर, इन्हें बचाना ही पर्यावरण संरक्षण है। अंत में किसी भी राष्ट्र की पूर्णता उसके इतिहास के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के हर स्मारक या ऐतिहासिक स्थान को नष्ट होने से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 49 को हिंदी में 49 कहते हैं और 49 शब्द का उच्चारण ऊंचा ध्वनि का आभास कराता है। देश की ऐतिहासिक धरोहरें और स्मारक बहुत ऊंचे और महान हैं। उनकी महानता को संरक्षित रखना ही इस अनुच्छेद का ध्येय है। 49 यानी ऊंचे स्मारक।